जब भी आप किसी डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म यानी कि रोज और कॉलम के फॉर्म में शो करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। यानी कि वे ऑफ समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द गिवन डेटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन रोज एंड कॉलम। अब सपोज करके आपसे कहा गया कि आप जो है 2014-15 में बीए और बीएससी का क्या पास परसेंटेज था सब्जेक्ट वाइज बताइए, तो आप जो है उसको टेबल के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, रोज में हमने क्या किया है, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए। और उसके बाद कॉलम में हमने पहले कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, दूसरे में पास एग्जामिनेशन और तीसरे में पास परसेंटेज हमने जो है लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए नंबर्स यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा है वो भी दिया गया है, हेडिंग, सबटाइटल, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो आप इस टेबल में जब आप इस तरीके से जो है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में रोज और कॉलम में, तो वही चीज़ टेबुलेशन कहलाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होगी, बच्चों को डाउट होता है कि इसमें रोज कौन सा होता है, कॉलम होता है। देखिए जो बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स लिखा है ना, ये रोज कहलाता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, पास परसेंटेज, ये क्या है, ये कॉलम कहलाता है। तो रो हमेशा क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट जाता है, कॉलम अप से डाउन आता है। यानी कि अप से डाउन या डाउन से अब अगर कोई चीज़ अरेंज की गई है तो वो चीज़ कॉलम कहलाएगी, और लेफ्ट टू राइट जो कोई चीज़ अरेंज की गई है तो वो, या राइट टू लेफ्ट अरेंज की गई है तो वो रो कहलाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है। तो ये टेबुलेशन कहते हैं, यानी कि जब भी डेटा को आप रोज और कॉलम में अरेंज करते हो तो वो चीज़ टेबुलेशन कहलाती है। तो टटल ने टेबुलेशन को डिफाइन किया है और उनके डिफिनेशन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो टटल ने डिफाइन किया कि द लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो टेबल होता है वहाँ पे जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम में क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रोज हो गया। और वहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, पास्ट और पास परसेंटेज, ये क्या हो गया, ये वर्टिकल कॉलम हो गया। तो इसमें जो है नंबर्स को हमने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ यही है, यही नहीं है, यहाँ पे देखेंगे हेडिंग है, सब टाइटल्स है। तो विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स, फ्रेज एंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसके साथ साथ कुछ टाइटल्स, कुछ हेडिंग, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं टेबल में। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे पास परसेंटेज और बीए बीएससी, क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब उसके अंदर सब हेडिंग्स भी आ गए, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, पास परसेंटेज। अब सिर्फ नंबर आपको दे दें कि 29 है, 24 है या फिर 82.76 है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, वो नहीं समझ सकते जब तक कि उसका टाइटल या उसकी हेडिंग आप नहीं देंगे। क्लियर। तो नंबर तो क्वांटिटेटिव डेटा तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ टाइटल्स, हेडिंग्स और एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे। अब ये सब क्यों होते हैं, जिससे कि हम इस टेबल की मीनिंग को क्लियरली समझ सकें, टू मेक क्लियर द फुल मीनिंग, कंटेक्स्ट एंड द ऑरिजिन ऑफ द डेटा। यानी कि डेटा कहाँ से आया, कहाँ, किस टेबल का किस नंबर का क्या मतलब है और इसका क्या मीनिंग है पूरे टेबल का, इसको हम समझ सके। तो इस टेबल को आप देख के समझ सकते हैं कि ये पास परसेंटेज बता रहा है बीए बीएससी का 2014-15 में। बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चे पास हुए, उनका पास परसेंटेज क्या था, ये पूरा टेबल जो है वो हमें अच्छे से समझा रहा है। तो यही चीज़ जो है टटल ने टेबुलेशन की डिफिनेशन में कही। उन्होंने कहा कि टेबुलेशन क्या है, लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा एंड वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ नंबर्स विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स, हेडिंग्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू मेक क्लियर द फुल मीनिंग, कंटेक्स्ट एंड द ऑरिजिन ऑफ द डेटा। अब हम बात कर लें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर एडवांटेज क्या है टेबुलेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो है इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या फिर एडवांटेज कह लीजिए, क्या है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। यानी कि जो बिखरे हुए डेटा हैं उसको, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना है। जो बल्क इंफॉर्मेशन होता है उसको हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, वो मीनिंगफुल फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। अब सपोज करिए आपसे बोला गया कि आप जो है पास परसेंटेज निकाल के लाइए, तो बॉटनी में 29 बच्चे, उसमें से कितने पास हुए, सबका अलग अलग अगर आप लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो बहुत सारे पेजेस में जो है इन्फॉर्मेशन आती। लेकिन टेबल के फॉर्म में आपने जब इसको बनाया तो इस तरीके से आपने जो है कॉम्प्लेक्स डेटा को एक समराइज्ड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे आप शो कर दिया है। तो टेबुलेशन से क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो कर सकते हैं। टू इकोनोमाइज स्पेस, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन शो करते हो ना, तो स्पेस भी बचता है। पूरे इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे देखिए एक छोटे से टेबल में यहाँ पे शो कर दिया। अगर यही डेटा अगर मुझे डिटेल में दिखाना होता तो बहुत सारी स्लाइड्स लग जाती, बहुत सारी पीपीटीज या फिर बहुत सारे पेजेस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती। तो इससे क्या होता है, टेबुलेशन से हमारा स्पेस जो है बच जाता है। स्पेस इज सेव्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा। यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी या क्वालिटी है उसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा तब भी स्पेस बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रोज और कॉलम में अरेंज कर दिया है।
टू डिपिक्ट ट्रेंड, हम यहाँ से ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सपोज करें कि आपको जो है सेल्स का आपने टेबल बनाया है कि 2014 में कितनी सेल्स थी, 15, 16, 17 में कितनी सेल्स थी, उसका आपने टेबल बनाया, तो वहाँ से आप ट्रेंड भी डिफाइन कर सकते हो कि हाँ क्या ट्रेंड रहा है, हमारी प्रॉफिट बढ़ी है या फिर डिक्रीज हो रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, सीजनल ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, उससे आप जो है टेबल के फॉर्म से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, बट ऑब्वियसली बात है 2014-15 में क्या पास परसेंटेज रहा है और 2021-22 में क्या पास परसेंटेज रहा है बीए बीएससी का, दोनों का टेबल अगर आपके पास होगा तो दोनों को आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि बॉटनी की पास परसेंटेज बढ़ी है, केमिस्ट्री की घटी है, या फिर बॉटनी की हिस्ट्री की कम हुई है, तो आप जो है कंपेयर कर सकते हो। ये कंपैरिजन में हेल्प करता है टेबल। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट स्टेटिस्टिकल कंपैरिजन। देखिए जो टेबुलेशन होता है वो क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन के सेकंड बीच का फेज होता है, यानी पहले क्लासीफाई करते हैं, फिर टेबुलेशन करते हैं, फिर हम प्रेजेंट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद जो है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब का यूज़ करके हम जो है कुछ ना कुछ एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को। तो जब आप उस इंटरप्रिटेशन को जो है रिजल्ट्स को, डेटा को जो है टेबल के फॉर्म में रखेंगे, तो वो चीज़ क्या होगा, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं कि मीन कितना आया, मॉड कितना आया, जो है कोरिलेशन क्या आ रहा है, रिग्रेशन क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा को। टू हेल्प रेफरेंस, बट ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी जो है आप टेबल जो है हेल्प करता है। किसी पुराने ईयर का कोई टेबल उठा लीजिए, उसके बेसिस पे जो है आज के टाइम पे आप जो है रेफर कर सकते हैं उसको फ्यूचर नीड्स के लिए। ठीक है, तो टेबल जो है वो रेफरेंस पे भी हेल्प करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव फिर एडवांटेज हो जाएगा टेबुलेशन के। किसी भी डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में यानी कि रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करने को आर्ट कहते हैं। आर्ट ही तो है कि कहाँ पे हेडिंग आएगी, सब हेडिंग क्या होगी, टाइटल क्या होगा, रोज का टाइटल क्या होगा, कॉलम का टाइटल क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सब हम डिसाइड करते हैं कि आर्ट है। और जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि सभी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए और लिमिटेड स्पेस में हो और बिना किसी लॉस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि सारी क्लैरिटी भी दिखनी भी चाहिए, विजिबल भी होना चाहिए। अब हम आपको टेबल दिखा रहे हैं, उसमें टेबल में विजिबल ही ना हो कि सब्जेक्ट के नेम क्या है या फिर मार्क्स क्या है, तो फिर वो टेबल इफेक्टिव टेबल नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ए टेबुलर फॉर्म इज एन आर्ट एंड ए स्टैटिस्टिकल टेबल शुड कंटेन ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस बट विदाउट एनी लॉस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सभी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन आपको उस टेबल में मिलने चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ टेबल के, यानी कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है टेबल नंबर। आप इस टेबल में देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेबल नंबर 29। तो टेबल नंबर जरूरी होता है। ए टेबल शुड नंबर्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस इन फ्यूचर। तो टेबल नंबर हम क्यों रखते हैं, ताकि हम बाद में हम याद रख सकें, या फिर अगर हमें रेफरेंस देना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो हम उस टेबल के नंबर से याद कर सकते हैं। टेबल नंबर 29 में ये इंफॉर्मेशन दी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन या फिर रेफरेंस के लिए टेबल नंबर दिया जाता है। क्लियर। द टेबल नंबर मे बी गिवन, एक पोजीशन कहां हो सकती है इस टेबल नंबर की, आइदर इन द सेंटर और इन द साइड ऑफ टेबल, यानी कि या तो सेंटर में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सेंटर में टेबल नंबर दिया है, या फिर साइड में, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में दे सकते हैं, लेकिन टॉप पे ही होगा। टेबल नंबर नॉर्मली हमेशा कहां पे होता है, टॉप पे, बट अबव द टॉप ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल, जो टाइटल होती है टेबल की उसके टॉप पे ही होता है टेबल नंबर। तो चाहे सेंटर में चाहे साइड में, लेकिन टॉप में रहेगा टेबल नंबर, रेफरेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, दैट इज टाइटल ऑफ द टेबल। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं टाइटल क्या है, पास परसेंटेज ऑफ बीए बीएससी 2014-15, ये टाइटल हो गया। तो ईच टेबल मस्ट हैव अ ब्रीफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड कंप्लीट टाइटल। तो कंप्लीट टाइटल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको आप पढ़ के समझ जाए कि हाँ क्या होने वाला है इस टेबल में या फिर क्या कंटेंट होगा इस टेबल में। तो इट इंडिकेट नेचर ऑफ द डेटा कंटेंट, यानी कि इस टेबल में डेटा क्या होगा, नेचर ऑफ डेटा क्या होगा, वो टाइटल शो करता है। इट एक्सप्लेन द लोकेलिटी, यानी कि जियोग्राफिकल, फिजिकल ऑफ डेटा कवर्ड, किस टाइप के डेटा कवर्ड किए गए हैं उससे जो है आपको टाइटल से पता चल जाता है। इट इंडिकेट द टाइम ऑफ डेटा ऑब्टेन, यानी कि कौन सा टाइम है, कब डेटा ऑब्टेन किया गया, इस भी है। जैसे कि टेबल आप देख सकते हैं 2014-15, ये ईयर जो है आप पता कर सकते हैं कि इस टेबल में इस ईयर का डेटा दिया गया है। वहीं पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल का, दैट इज कैप्शन एंड स्टब। कैप्शन जो कि कॉलम का टाइटल होता है और स्टेप जो कि रो का टाइटल होता है। हेडिंग फॉर कॉलम कैप्शन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कॉलम 1 है पास्ट, कॉलम 2 है पास परसेंटेज, कॉलम 3 है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और पास परसेंटेज लिखा ना, इसी को कैप्शन कहते हैं। वहीं पे जो आप रो देख रहे हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये क्या है, रो है। और इस रो के जो टाइटल है इसी को स्टेप कहते हैं। तो ये जो रो का टाइटल है स्टेप कहा जाता है, और ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। भाई आप टेबल में 29 लिख दिए, 30, 25, 83, 85
0.00 लिख दिए, ये क्या है, कैसे पता चलेगा? अब आपने बॉटनी के सामने 29 लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर कॉलम के सामने 29 लिखा, तो इससे पता चलेगा कि बॉटनी में 29 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए थे। उससे के आगे 24 लिख दिया तो इससे पता चला कि बॉटनी में 24 स्टूडेंट्स पास हुए। उससे के आगे 82.76 लिख दिया और परसेंटेज लिख दिया टाइटल, तो इससे पता चला कि बॉटनी का पास परसेंटेज 82.76 है। तो कैप्शन कॉलम को टाइटल कहलाता है, स्टेप जो है रो का टाइटल कहलाता है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉडी। बॉडी यानी कि वो एरिया जहां पे हम न्यूमेरिकल यानी नंबर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज द अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन फॉर ईच कॉलम एंड रो। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया है हमने कॉलम और रो को, उसी के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो बॉटनी में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, हमने उसके सामने लिख दिया 29। बॉटनी में कितने पास हुए, हमने उसके सामने लिख दिया 24। तो ये 29, 24 जितने भी नंबर्स लिखे ना, ये सब क्या है, ये बॉडी कहलाता है। किसका? टेबल का। क्लियर? तो टेबल का नंबर, टेबल की हेडिंग, टेबल की सब हेडिंग, कैप्शन और स्टब, उसके बाद टेबल की बॉडी आ गई। चलो, तो बॉडी में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है। वहीं पे सबसे लास्ट में आता है दैट इज फुट नोट। फुट नोट क्या होता है कि एनीथिंग रिटन बिलो द टेबल इज कॉल्ड अ फुट नोट, यानी कि टेबल के नीचे जो लिखा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फुट नोट कहते हैं। क्लियर? इट इज रिटन टू फर्दर क्लियरिफाई द टाइटल, कैप्शन और स्टेप, यानी कि इस फुट नोट में जो है हम टाइटल से रिलेटेड या फिर कैप्शन या फिर स्टेप से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि इफ द डेटा इज डिस्क्राइब्ड इन द टेबल पर्टेंट टू प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी, यानी कि कोई टेबल ऐसा बना जिसमें कि प्रॉफिट को शो किया गया है, तो फुटनोट में हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स है या फिर आफ्टर टैक्स है। इसकी जानकारी हम फुटनोट में दे सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इस टेबल को देखिए, तो इस टेबल में देखेंगे ABC लिखा हुआ है। तो ए दैट इज 360 डिग्री विजन एज प्रपोज्ड बाय नॉडी नॉरिस, बी में है एज रिकमेंडेड बाय रोबोट रिव्यू। तो ये क्या है? ये फुटनोट है, यानी कि ये किसने दिया। ठीक है? तो फुटनोट में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है टेबल के रिगार्डिंग, हेडिंग के रिगार्डिंग, कैप्शन के अकॉर्डिंग या स्टेप के रिगार्डिंग वहां पे आप जाके लिख सकते हैं। तो दैट इज फुट नोट। और वहीं पे एक चीज़ और आती है फुट नोट के नीचे, सोर्स ऑफ डेटा कैन बी मेंशन्ड बिलो द फुट नोट, यानी कि कहाँ से ये डेटा लिया गया है, कहाँ सोर्स क्या है। ऑथेंटिसिटी के लिए हम जो है सोर्स लिख के और उसके सामने बता सकते हैं कि कहाँ से ये डेटा जो है हमने लिया गया है। तो सोर्स को भी आप फुट नोट के नीचे ही लिखा जाएगा। तो सबसे ऊपर क्या आ जाता है? सबसे ऊपर जाएगा टेबल नंबर, देन टेबल का हेडिंग, देन कैप्शन एंड स्टफ, देन बॉडी यानी कि नंबर इन्फॉर्मेशन, देन फुट नोट एंड देन सोर्स। क्लियर? अब हम बात कर लें कि रिक्विजिट ऑफ ए गुड टेबल, यानी कि एक अच्छे टेबल में क्या होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे अभी तक एक अच्छे टेबल में क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर साइज, आपका साइज इतना होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्लीन एंड क्लियर हो, अट्रैक्टिव हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, फॉन्ट अच्छा हो, जो फॉन्ट स्टाइल हो, नंबर का साइज हो, वो सारी चीज़ें अच्छी हो। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जो टेबल है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हो। हमें चाहिए पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज ही दिया गया हो, कोई और सारी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। कॉम्पेरेबल, ऐसा हो कि कंपेयर किया जा सके एक डेटा को दूसरे डेटा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटनी की पास परसेंटेज को केमिस्ट्री की पास परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबल। यूज ऑफ रूल ऑफ टेबुलेशन, रूल ऑफ टेबुलेशन मींस जो अभी आपने देखा कि टाइट टेबल नंबर होना चाहिए, टेबल का हेडिंग होना चाहिए, फुट नोट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कैप्शन स्टब भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो अप होनी चाहिए। एंड डेटा नॉट अवेलेबल शुड बी इंडिकेटेड बाय NA, यानी कि अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे NA होना चाहिए, ना कि डैश लगा दिया, ऐसा नहीं। NA लिखिए, नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल। ये चीज़ें जो है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट होती है गुड टेबल की। एक अच्छा टेबल तभी होगा जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। टाइप ऑफ टेबल, तो टेबल को हम 3 बेसिस पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो पर्पस के बेसिस पे 2 टाइप में हो सकता है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। वहीं पे दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के बेसिस पे या तो ओरिजिनल या प्राइमरी टेबल, और दूसरा है डिराइव्ड या सेकेंडरी टेबल हम कहते हैं उसको। और तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डबल वे यानी कि 2 वे टेबल, ट्रिपल यानी 3 वे टेबल, और मल्टीपल यानी हायर ऑर्डर टेबल, जिसको हम मैनीफोल्ड भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले एक सिंपल टेबल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल यानी कि इसको हम 1 वे टेबल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो डेटा जो प्रेजेंट होता है ना, वो सिर्फ किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है। यानी सपोज करें कि आपको हमको ये जानना है कि किसी क्लास में कितने मेल और कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ जेंडर के बेसिस से हम जो है डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो ये 1 वे टेबल हो गया। इसी तरीके से सपोज किसी कंपनी में जो है इंटरव्यू किया गया एम्प्लॉयमेंट का, तो वहाँ पे
हमने देखा कि कितने एक्सपीरियंस्ड और कितने इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, तो इस टाइप का डेटा क्या हो गया, ये वन वे टेबल हो गया। वन वे टेबल यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वो क्या है, एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, इसी के बेसिस पे यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया गया है कि एक्सपीरियंस 50 कैंडिडेट थे और इनएक्सपीरियंस 70 कैंडिडेट, टोटल 120 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था। तो ये क्या हो गया, सिंपल टेबल हो गया, वन वे टेबल हो गया। वहीं पे इसका दूसरा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल को हम दूसरा क्या नाम कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल। तो यहाँ पे डबल, ट्रिपल या फिर मल्टीपल या हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो है प्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टेबल में आपको दो या दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने को मिलेंगे। अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है हाँ टेबल में दिख रहा है तो समझिए वो डबल डबल टू वे टेबल है, डबल वे टेबल है। वहीं पे अगर वो उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट किया गया तो वो ट्रिपल वे टेबल है। और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा अगर वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ होता है तो वो मैनीफोल्ड यानी हायर ऑर्डर टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिएगा आप डबल फोल्ड, ये क्या है, डबल फोल्ड। यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हम जेंडर के बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डेटा क्या है, आपको जेंडर के बेसिस पे भी मिल जा रहा है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको जो है डेटा मिल जा रही है। क्या हो गया, डबल वे, टू वे टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस टोटल कितने हैं, 50, इन एक्सपीरियंस 70 है। वहीं पे आपको जेंडर के बेसिस पे जानना है तो जेंडर में टोटल मेल कितने हैं, 45 और फीमेल कितने थे, 75। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डबल यानी कि टू वे टेबल इसको कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप थ्री वे टेबल देखें तो थ्री वे टेबल में आप देखेंगे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या, पहला आप जो है रो में देखेंगे तो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस का बेसिस हो गया। दूसरा अगर आप कॉलम में देखें तो एक तो पहले जेंडर है और दूसरा उनकी मैरिड, वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल वे टेबल। इसी तरीके से तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वहां पे इन्वॉल्व कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल टेबल यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे शो की जाएंगी, उसके बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल, जहां पे दो या तीन या फिर उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, टू वे, थ्री वे या फिर मैनीफोल्ड। क्लियर। अब हम दूसरा बेसिस देखें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो पर्पस के बेसिस पे जनरल टेबल होता है या फिर स्पेसिफिक पर्पस टेबल होगा। तो जनरल टेबल यानी कि हम इसको रेफरेंस या रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं या फिर हम इसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। यानी कि जनरल टेबल यानी कि जैसे कि आप पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, सेंसस होता है तो वहाँ पे सभी इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन सभी के डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बेसिस टेबल बना दिया जाता है, तो वो क्या है, वो जनरल टेबल है। अब उसमें से जब कोई डेटा आप निकाल के किसी स्पेसिफिक पर्पज से ले, सपोज करें कि आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल कितने फीमेल हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक टेबल हो गया। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। जनरल टेबल वो पूरा स्टैटिस्टिक्स पूरे इंडिया का, तो वो जनरल टेबल हो गया। तो ठीक, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस रिपोजिटरी या फिर रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। इन सच अ टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन डिटेल सो एज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जनरल और रेफरेंस यूज ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि उसको हम जनरल टेबल का हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन जो है जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सच टेबल आर यूजली लार्ज इन साइज, क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और जनरली गिवन इन द अपेंडिक्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि कोई भी अगर रिपोर्ट आप तैयार करते हो तो आप रिपोर्ट में देखते हो कि एक तो रिसर्च के बीच में जो रिपोर्ट के बीच में टेबल बने होते हैं और एक कुछ रेफरेंस जो लास्ट में अटैच में होते हैं वहाँ पे टेबल दिए होते हैं। तो जो लास्ट में टेबल अटैच होता है ना रेफरेंस के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल टेबल कहते हैं। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, वहीं पे स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा, जिसको हम समरी एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। ये शॉर्ट साइज होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल कितने फीमेल पॉपुलेशन है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक था उसको उठाएंगे, उसका रेफरेंस लेंगे और उसमें से हम जो है स्पेसिफिक पर्पस टेबल यानी कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का टेबल बना लेंगे। तो यही चीज़ क्या होती है, स्पेसिफिक पर्पस टेबल होती है। टेबल शोइंग प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, अब जैसे कि किसी कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ शो कर रहा है, क्या स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि एक ऐसा टेबल बनाया गया जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा है कंपनी का, वहीं पे कंपनी के सभी पहलू को दिखा रहा होता है तो वो क्या होता है, जनरल टेबल होता है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट डेटा जो है शो कर रहा है तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस टेबल कहला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे जो है आप टेबल को ओरिजिनल टेबल या फिर डेरिवेटिव टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनल टेबल यानी कि जिसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं, यानी कि जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है ना उस वक्त जो टेबल बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल आर आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन या फिर प्राइमरी टेबल भी कहा जाता है। सच टेबल आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच दे वेयर ओरिजिनली कलेक्टेड, यानी कि जैसा कलेक्ट किया गया था उसी तरीके से आप टेबल में दिखा देते थे, ओरिजिनल टेबल हो गया। यानी कि आपने इसमें कोई भी फेरबदल, कोई भी मैथमेटिक फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आपने नहीं लगाया होता है। बट इफ द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ जनरल टेबल, यानी कि जो जनरल टेबल यानी जो ओरिजिनल टेबल था उससे डिराइव किया है आपने इन्फॉर्मेशन, तो उस टाइप के टेबल को क्या कहेंगे, डेरिवेटिव या सेकेंडरी टेबल। यानी कि ओरिजिनल टेबल से आपने कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकाल के स्पेसिफिक पर्पज के लिए टेबल बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव टेबल। ये एक तरीका क्या है, ओरिजिनल टेबल क्या हो गया, जनरल टेबल, और
जो सेकेंडरी टेबल है डेरिवेटिव टेबल वो क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। तो फॉर एग्जांपल इफ फ्रॉम ए जनरल टेबल सर्टेन एवरेज रेशियो और परसेंटेज आर डिराइव्ड देन द टेबल कंटेनिंग सच इन्फॉर्मेशन वुड बी अ डेरिवेटिव टेबल। यानी कि जब ओरिजिनल डेटा में आप कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसका टेबल बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव टेबल। यानी कि आपने किसी टेबल से डिराइव किया है उसको, तो ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। तो ये तीन बेसिस पे जो है आप टेबल को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज जनरल टेबल और स्पेसिफिक पर्पज टेबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। बात कर लें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम सीरीज भी कहते हैं, क्लियर, स्टैटिस्टिकल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपके सामने कोई सीरीज है तो उसमें कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, और जितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन क्वांटिटी ऑकर्स इन अ डेटा सेट। अब सपोज कि आपके सामने ये डेटा सेट दिया है 1 5 3 1 2 3 4 5 1 4 2 4 4 5 1 4 2 4 2 2। तो अब यहाँ पे जो है आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सपोज करिए आपसे पूछा गया कि 4 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, यानी कि 4 जो है वो 6 टाइम्स जो है इस डेटा सेट में आया है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है किसी डेटा सेट में, क्लियर। तो इसको जब आप टेबल फॉर्म में रखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आप पहले क्या करेंगे, काउंटिंग रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग यहाँ पे डेटा सेट में है, तो आपने 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब जो है आप क्या करते हो, इसको फ्रीक्वेंसी टैली बनाते हो। टैली यानी कि 1 कितनी बार आया है, तो 5 बार आया या 4 बार आया है, 1 2 कितनी बार आया 5 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार। तो आप जो है टैली बना लेते हो, उसके बाद फिर उसको नंबर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हो, क्लियर। तो 1 कितनी बार है 4, 2 कितनी बार है 5, 4 कितनी बार है 6, 5 कितनी बार है 3। तो ये जो नंबर शो हो रहा है 4 5 2 6 3, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किस चीज़ की, 1 की। यानी कि इस डेटा सेट में 1 4 बार आया है, 2 5 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 6 बार आया है, 5 3 बार आया है। तो इसी तरीके से जो डेटा बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम जो है फ्रीक्वेंसी टेबल के जरिए उनको हम समराइज कर सकते हैं, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, इट इज अ सीरीज व्हेन ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड वैल्यूज आर पुट इन सेपरेट बंचेज और ग्रुप। तो फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ कि जो सिमिलरली रिलेटेड क्लोज रिलेटेड वैल्यूज होती हैं उनको जब आप क्लोज ग्रुप में या फिर बंचेज में कर देते हो तो वही चीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया कि हमने समराइज किया कि 15 से 19 नंबर को एक साथ रख दिया, 20 से 24 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एक साथ रख दिया, 25 से 29, 30 से 34 हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, क्लियर। क्लोजली रिलेटेड है और ग्रुपिंग कर दी। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जो कि 15 से 19 पे आए हैं, जो कि 20 से 24 पे हैं, जो कि 25 से 29 पे हैं। तो इस तरीके से हमने टेबल बना लिया। तो इस टाइप के टेबल को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज में हम डेटा को शो करते हैं, क्लियर। अब जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि 10 मार्क्स आए थे 10 लोगों के, तो 10 को हम अलग अलग दिखाएंगे, तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया। लेकिन 10 मार्क्स 10 लोगों के आए ना, तो हम 10 लोगों को अलग अलग नहीं देंगे, 10 मार्क्स सामने देंगे 10, यानी कि 10 मार्क्स 10 लोगों के आए, तो फ्रीक्वेंसीज में हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है, डिस्क्रीट सीरीज को। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर शोन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनिट और डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एक डेफिनिट या डिस्क्रीट वैल्यू के बेसिस पर फ्रीक्वेंसीज को शो किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल डेटा को नहीं शो किया जाता। डिस्क्रीट डेफिनिट और डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि ऐसे वैल्यूज जिनको फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसे मेजरमेंट्स जिनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपसे बोलोगे कि क्रिकेट में कितने रन बनाए, तो आप बताएंगे 10 15 20 100। आप ये नहीं कहोगे 10.5 20.5 या 20.5, नहीं बोलोगे, वो फ्रैक्शन में नहीं शो कर सकते। तो ऐसे डेटा, ऐसे वैल्यूज जिनको आप फ्रैक्शन में शो नहीं कर सकते उनको हम डेफिनिट या डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, एक परिवार में कितने हैं कि 1 होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे या तो 0 होंगे। अब 1.5 2.5 3.5 इस तरीके से नहीं हो सकते हैं, क्लियर। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू हो गई। तो जब डिस्क्रीट सीरीज में यही होता है कि जब किसी डेफिनिट वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज को शो आप करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क्स है 40, तो 40 मार्क्स किसी क्लास में कितने बच्चों का आए हैं, तो सिर्फ 1। 50 है तो 50 मार्क्स किसी क्लास में कितने बच्चों के आए हैं, तो 2। फ्रीक्वेंसी शो हो रही है यहाँ पे। 60 तो 60 मार्क्स क्लास में कितने बच्चों के, 3। अगर इंडिविजुअल सीरीज होता तो 60 मार्क्स 3 बच्चों का था, तो तीनों को हम अलग अलग दिखाते कि इस रोल नंबर का 60 था, इस रोल नंबर का 60 था, इस रोल नंबर का 60 था। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या किया हमने, डेफिनेट वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू के बेसिस पर हमने उसकी फ्रीक्वेंसीज को शो कर दिया है। दैट्स द डिफरेंस, क्लियर। वहीं पे जो दूसरा पॉइंट आप एग्जांपल समझ सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने इस साइड लिख दिया कि 0 1 2 3। अभी इसके सामने हमने फ्रीक्वेंसीज लिख दी कि कितने फैमिलीज के 0 बच्चे हैं, कितने फैमिलीज में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, कितने फैमिलीज में 2 हैं, कितने फैमिलीज में 3 है। तो इस तरीके से आप जो है बना देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे डेफिनेट वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू के बेसिस पे फ्रीक्वेंसीज को शो किया जाता है।
नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ऐसे वैल्यूज जिनको आप फ्रैक्शन में शो करते हैं, जैसे हाइट, वेट, एज, ये क्या है, ये डिस्क्रीट या डिफरेंट वैल्यू नहीं होती, यानी कि 10 ही होगा ऐसा नहीं है, 10.5 भी हो सकता है, 11.5 वेट हो सकता है, हाइट किसी का 5.6 इंच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, यहाँ पे कोई डेफिनेट वैल्यू या फिर परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होती। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को ग्रुप कर देते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल और मेजरमेंट ग्रुप, जब फ्रीक्वेंसीज को आप क्लास इंटरवल या फिर मेजरमेंट ग्रुप के बेसिस पे शो करते हो तो वही चीज क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कहलाती है। जैसे कि आपके एरिया में सपोज करें कि 10 साल से लेकर 50 साल के लोग हैं, तो आपको वहां पे ग्रुपिंग करने को कह दिया गया, तो आप 10 to 18, 18 to 30, 30 to 50 इस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे क्या हुआ है कि कितने लोग 0 to 40 मार्क्स लाए उनको आपने एक जगह शो कर दिया, 40 to 60 कितने मार्क्स आए उनको दूसरी जगह शो कर दिया, 60 to 75 मार्क्स कितने उनको एक जगह शो कर दिया, 75 to 100 कितने मार्क्स आए उनको आपने एक जगह शो कर दिया। ये क्या हो गया, ग्रुपिंग कर दी। तो इस टाइप के सीरीज को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। वैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज नॉर्मली कहां यूज होता है, जहां पे आप डेटा को फ्रैक्शन में शो करते हो, जहां पे डेफिनेट वैल्यू नहीं हो सकती। यूज्ड वेयर मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सर्टेन और परफेक्ट एक्यूरेसी एंड आइदर आर अप्रॉक्सीमेटेड और गोज ऑन चेंजिंग इन स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि डेटा क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज होते हैं, यानी 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6 इस तरीके से वो लिखे जाते हैं। तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज करते हैं। जैसे कि हाइट, वेट, एज, इनकम, ये क्या है, ये स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज होते हैं। हाइट 5.6, 5.7, किसी का 6 फीट है, किसी का 6.4 है, तो इस तरीके से हाइट जो है वो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का यूज करते हैं। तो क्लियर, इंडिविजुअल सीरीज जहां पे सभी डेटा को अलग अलग शो करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जहां पे डेफिनेट वैल्यूज की फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज जहां पे डेफिनेट वैल्यूज या जो वैल्यूज जो चेंज होती है स्मॉल फ्रैक्शन में उनको ग्रुप करके जो है हम वहां पे सीरीज बनाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज दो टाइप की होती है, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज यानी कि इंक्लूड करना। देखिए क्लास इंटरवल जब आप बनाते हैं तो वहां पे एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। जैसे 0 to 40, तो 0 to 40 में 0 लोअर लिमिट हो गया और 40 अपर लिमिट हो गया। एक क्लास इंटरवल हुआ तो 0 लोअर लिमिट हो गया, 40 अपर लिमिट हो गया। तो यहां पे क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज में जो 40 का होगा डेटा वो 0 to 40 वाले ही क्लास इंटरवल में आएगा, ना कि अगले वाले क्लास इंटरवल में आएगा। तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ, यानी कि जिसमें वो 40 लिखा होगा उसी क्लास इंटरवल में उसका डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। इन दिस क्लास इंटरवल डज नॉट ओवरलैप, यहाँ पे क्लास इंटरवल ओवरलैप नहीं करता, यानी कि 0 to 39 है तो जो अगला क्लास ग्रुप बनेगा वो 40 to 59 होगा, यानी कि 39 to 59 वो होगा 40 to 59 इस तरीके से होगा। और इट इज सुटेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल का यूज करके ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप में फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं, तो वहां पे इंक्लूसिव सीरीज का यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में 0 to 39 0 कितने मार्क्स आए, 40 to 59 मार्क्स कितने बच्चों के हैं तो 10, 60 to 74 मार्क्स कितने हैं 20, और 75 to 100 मार्क्स कितने हैं 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 to 39, तो 39 क्या है, अपर लिमिट है, 0 क्या है, लोअर लिमिट है। तो 39 जो अपर लिमिट है इसका वैल्यू 0 to 39 वाले क्लास इंटरवल में ही लिखा जाएगा। 40 to 59 है तो 40 to 59 में जो 59 क्लास इंटरवल है, 59 का जो डेटा होगा वो 40 to 59 के ही उसमें लिखा है, यानी कि जितने भी लोगों के 59 मार्क्स आए होंगे उनको हम 40 to 59 वाले के सामने ही लिखेंगे। 60 to 74 है तो जितने भी लोगों के 74 मार्क्स आए होंगे उनको हम 60 to 74 वाले क्लास इंटरवल में ही लिखेंगे। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, जहां पे अपर लिमिट का डेटा उसी क्लास इंटरवल में आ जाता है। और वहीं पे एक्सक्लूसिव सीरीज में वही माइनर सा डिफरेंस है कि यहां पे क्या होता है कि जो अपर लिमिट का डेटा होता है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास इटसेल्फ एंड इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास, यानी कि जिस क्लास में उसको लिखते हैं उसमें ना लिख के उसके अगली क्लास में उसकी लिमिट को हम ऐड करते हैं, उसके डेटा को हम ऐड करते हैं, तो ये चीज एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाता है। इन दिस क्लास इंटरवल ओवरलैप, यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या होता है, ओवरलैप करता है। 0 to 40, 40 to 60, 60 to 70, 70 to 80, यानी कि दो जो अपर लिमिट होगा वो एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होगा तो दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं 0 to 40 है, फिर उसके बाद 40 to 60 है, 60 to 75 है, फिर 75 to 100 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो 0 to 40 है, 40 to 60 है, तो ये जो 40 का डेटा है वो कहाँ लिखोगे, 0 to 40 वाले में कि 40 to 60 वाले में। 40 मार्क्स अगर किसी के आ गए तो उसको 0 to 40 के सामने लिखेंगे, 40 to 60 के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 40 to 60 के सामने उसको लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी कि 0 to 40 है तो अपर लिमिट में 40 है तो अपर लिमिट का डेटा है तो उसको हम अगले वाले लिमिट में जो है ऐड करेंगे, यानी 40 to 60 में लिखेंगे ना कि 0 to 40 में। तो एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। इट इज सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, यानी कि किसके लिए सुटेबल होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के, यानी कि जिनको आप फ्रैक्शन में मेजर कर सकते हैं, 0.5, 5.1, 6.1 इस टाइप के डेटा है तो वहां पे हम इसको ये वेरिएबल होता है। यानी कि 0 से 39.99 तक अगर किसी का मार्क्स आया है तो वो जो है
0 to 40 वाले क्लास से एंटर जाएगा। वहीं पे 40 से लेके 59.99 तक कोई डेटा है तो वो 40 to 60 वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। माइनर सा डिफरेंस है, इंक्लूसिव में अपर क्लास लिमिट के डेटा को उसी क्लास में लिखते हैं, एक्सक्लूसिव में अपर क्लास लिमिट के जो डेटा है होता है उसको उस क्लास में ना लिख के नेक्स्ट वाली क्लास में लिखते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जो डेटा है जो आपने टेबल बनाया होता है उसको आप जो है ग्राफिकली यानी कि विजुअल फॉर्म में जो है आप प्रेजेंट करते हो, तो उसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं, यानी विजुअल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जिससे और विजुअल फॉर्म में क्यों रखा जाता है, जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सकें, उसको कंपेरिजन आसानी से कर सकते हैं। जैसे तो विजुअल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बार डायग्राम हो गया जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं, दूसरा हिस्टोग्राम है, तीसरा पाई चार्ट है। ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके जरिए नॉर्मली जो डेटा होता है हम उसको विजुअली प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या होता है, इसको हम बार ग्राफ भी कहते हैं। तो ए बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ चार्ट और ग्राफ दैट प्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स विथ हाइट और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट, यानी कि टेबल में उनकी जो भी वैल्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग जो बार का लेंथ होगा, हाइट होगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कैटेगोरिकल डेटा को शो करता है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रीट कैटेगरीज के डेटा को शो किया जाता है। द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि बार्स को आप चाहे वर्टिकली प्लॉट कर सकते हैं चाहे हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर सकते हैं। ए वर्टिकल बार चार्ट इज समटाइम्स कॉल्ड अ कॉलम चार्ट। तो जो वर्टिकल ग्राफ होता है या फिर वर्टिकल चार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कभी कभी कॉलम चार्ट भी कहते हैं। तो ये बार ग्राफ शोज कंपैरिजन अमॉन्ग डिस्क्रीट कैटेगरीज। तो याद रहे कि जो बार चार्ट होता है या फिर बार ग्राफ होता है उसको हम डिस्क्रीट कैटेगरी के डेटा को जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो रेड कलर पसंद करते हैं, कितने ब्लू, कितने ग्रीन, कितने येलो, कितने पिंक। तो इस टाइप के डिस्क्रीट डेटा को हम जो है आसानी से बार चार्ट में जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो दैट इज बार चार्ट। वहीं पे दूसरा है दैट इज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट जो है तकरीबन सेम है, बस हिस्टोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि यहाँ पे भी बार ग्राफ लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का होता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है ना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो है यहाँ पे किया जाता है, जिसकी कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि 0 से 10 आपने एक बार से उसको डिनोट कर दिया, 11 से 20 आपने दूसरे बार से उसको डिनोट कर दिया, 21 से 30 तीसरे जो है बार से आपने उसको डिनोट कर दिया। तो कंटिन्यूअस क्लासेस और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको जो है अगर आपको बार डायग्राम में यूज करके जो प्रेजेंट करना है तो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्लियर? और वहीं पे तीसरा जो है दैट इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है, इसको हम सर्कल चार्ट भी कहते हैं। तो पाई चार्ट क्या है, सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक मेथड है। ए पाई चार्ट और अ सर्कल चार्ट इज ए सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक व्हिच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल पोर्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्कल होता है और उस सर्कल में जो है जितने भी परसेंटेज होती है डेटा में उसके अकॉर्डिंग जो है सर्कल को स्लाइसेस में काट दिया जाता है। ईच स्लाइस रिप्रेजेंट द काउंट और परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेबल फॉर द वेरिएबल। अब सपोज करिए कि यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और अमाउंट है, रेंट 7000, ग्रॉसरी 3000, ट्रांसपोर्ट 800, करंट जो है 300, स्कूल फी 2000 और सेविंग्स 1900 है। तो आपने क्या किया, इसी टेबल को जो है आपने यहाँ पे देखिए पाई चार्ट में जो है आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेंट क्या है, 7000 सबसे ज़्यादा है तो आपने उसको 47% सर्कल का रेंट को दे दिया। सेविंग्स क्या है, 13% है, टोटल का 13% है तो आपने उसको 13% सर्कल का पोर्शन दे दिया। तो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में जो है आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज पाई चार्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।